अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुनीर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? थाने में ले जाकर थानेदार ने अब्दे से पूछा। मेरा गाहक था, अब्दे ने जवाब दिया। गाहक कह लें, शिकार कह लें, वो मुझे जोगी महाराज ही समझकर मेरे पास आया था। उसे किसी ने बताया था कि मेरे हाथ में एक इल्म है जिससे नामुमकिन काम भी हो जाया करते हैं। मुनीर एक शादीशुदा लड़की को तलाक दिलाकर उसके साथ शादी करना चाहता था। इस लड़की की शादी हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे हाथ में कोई ऐसा इल्म नहीं था। मुझे अपनी उस्तादी दिखानी थी। मुनीर से मैंने कुछ बातें पूछी। उसने हर एक बात बताने की खातिर मुझे ये भी बता दिया कि इस लड़की के घर में यानी उसके खामिद के घर में एक दो दिनों के वक्फे से पत्थर गिरते हैं और कपड़ों को आग लगती है। मैंने अपने एक आदमी से कहा कि वो इस लड़की के घर जाए और उसके खामिद से या महल्ले के किसी आदमी से कहे कि ये लोग अगर एक जोगी बाबा के पास जाएं तो वो पत्थरों और आग का ये सिलसिला रोक सकता है। इत्तेफाक से मेरा आदमी उस वक्त वहाँ गया जब वहाँ पत्थर गिर रहे थे। उसने इस लड़की के खामिद के साथ मेरे मुतालिक ऐसी बातें की कि लड़की की माँ मेरे पास आ गई। मैं चाहता भी यही था कि कोई औरत आए। यह हमारी उस्तादी है कि औरत ही आई और यह औरत लड़की की माँ थी। मैंने जोगी बाबा बनकर नामों के हरफों का और सितारों का चक्कर चलाया और इस औरत से कहा कि तुम्हारी बेटी पर तो अभी और कई मुसीबतें आएंगी। उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं, ये तो सितारों की आपस की दुश्मनी है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद के नामों का एक एक हर्फ आपस में टकराते हैं और दोनों के सितारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। बेटी को फौरन तलाक दिलवाओ और किसी ऐसे आदमी के साथ इसकी शादी करो जिसका नाम मीम से शुरू हो और अगर इस नाम में नून भी आ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लड़की का नाम क्या है? थानेदार ने पूछा। तुम खामिद का नाम भी जानते होगे। लड़की का नाम नसीमा है, अब्दे ने कहा, और खामिद का नाम मलिक उमर हयात है। इस लड़की नसीमा की माँ बड़ी ही चालाक और शैतान औरत है। कहने लगी कि मेरी दामाद का पहली बीवी से एक बच्चा है। इस बच्चे को गायब कर दो क्योंकि मेरी बेटी के घर में जो पत्थर गिर रहे हैं वो इस बच्चे की नहुसत से है। मैं उसे कहता रहा कि पत्थरों और आग के मामले में बच्चे का ज़रा सा भी अमल दखल नहीं, लेकिन ये औरत यही कहती रही कि बच्चे को गायब कर दो। फिर तुमने क्या किया? थानेदार ने पूछा। मुझे इतनी लंबी कहानियाँ न सुनाओ। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुनीर कहाँ है। क्या तुम्हें ये शक है कि मुनीर को नसीमा की माँ ने अगवा या कत्ल कराया होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता, अब्दे ने कहा। अपनी राय दे सकता हूँ। मेरा भी कुछ तजुर्बा है। ये औरत उस लड़की की माँ है जिसे मुनीर तलाक दिलवाना चाहता है। माँ तलाक नहीं चाहती। वो अपने दामाद की पहली बीवी के बेटे को गायब कराना चाहती है ताकि जायदाद की वारिस उसकी बेटी और दामाद हों। ये मुझे मामूली दिमाग की औरत नहीं लगती। मुनीर के इरादों का उसे पता चल गया होगा। मुनीर भी बदमाशी में मामूली आदमी नहीं। उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी और नसीमा की माँ ने इंतकामी कार्रवाई की होगी। मुनीर तुम्हारे पास आता रहता होगा, थानेदार ने कहा। तुम उसे कुछ बताते रहे होगे कि उसका काम हो जाएगा या नहीं। मैंने उसे कह दिया था कि उसका काम नहीं हो सकता, अब्दे ने कहा। उसने नसीमा के खामिद को ख़त्म करने की बातें शुरू कर दी थीं। मैंने उसे एक बात कही थी, अगर आप मुझे पकड़ न लें तो बता दूं। अब्दे, थानेदार ने कहा, तुम इतने अनाड़ी नहीं हो सकते कि मुंह से ऐसी बात निकालोगे जिसमें पकड़े जाने का खतरा हो। कहो, बोलो। हुजूर, अब्दे ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपके इलाके में रहना है। मैं पूरी मदद करूंगा। मुझे जोगी बना रहने दें। कोई बारिश नहीं करूंगा, कोई वारदात नहीं करूंगा। वारदात करनी होती तो नसीमा की माँ के साथ अच्छा खासा सौदा करके इस बच्चे को अगवा फिर बिल्कुल ही गायब कर देता। बच्चा स्कूल पढ़ता है। मेरे लिए ये वारदात मुश्किल नहीं थी। वो बात बताओ जो बताने लगे थे। बात यह है, अब्दे ने कहा, जब उसने कत्ल की बात की थी तो मैंने उससे कुछ और पैसे झाड़ने के लिए कहा था कि मैं उसे ऐसा जहर दे सकता हूँ जो उसे फौरन नहीं मारेगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा और वो शख्स इस तरह मरेगा जैसे किसी बीमारी से मरा हो। वो कुछ दिन बीमार रहेगा। इस तरह पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। लेकिन मुनीर ने कहा था कि नसीमा के खामिद को ख़त्म ही करना है तो वो खुद करेगा। ये मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात थी। मस्ताने को तुम जानते हो? हाँ हुजूर, अब्दे ने जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं।
उसे पता चल गया था कि नसीमा की माँ मेरे पास आई थी। उसने अपने 2 आदमी मेरे पास भेजे थे, जिन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं उसके ग्राहकों को खराब ना करूं। ये तो अच्छा हुआ कि मस्ताना पकड़ा गया, वरना हमारी आपस में लड़ाई हो जाती। फिर यहाँ मस्ताना होता या मैं होता। बस हुजूर, मैं इतना ही जानता हूँ। अब बताएं, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है हब्बे, थानेदार ने कहा, मुझे तुमने जो कुछ बताया है इसका जिक्र किसी और के साथ ना हो। नहीं होगा, अब्दे ने कहा। अगर मुनीर का कोई सुराग मिले तो मुझे बता देना। फौरन बताऊंगा हुजूर, अब्दे ने कहा। अब गैर हाजिरी ना हो, थानेदार ने कहा। हर महीने की पहली तारीख रात को मेरे घर माल पहुंचेगा हुजूर, अब्दे ने कहा। थाने का हिस्सा अलग तो नहीं होगा? थाने में किसी को पता न चलने देना, थानेदार ने कहा। सब मेरा होगा। थानेदार ने अब्दे को जाने की इजाज़त दे दी। उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी की हल्की सी भी झलक नहीं थी कि उसे मुनीर का कोई ऐसा सुराग जुर्म पेशा आदमी से भी नहीं मिला था। मायूसी की बजाय उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। उसे आमदनी का एक और जरिया मिल गया था। थानेदार के चेहरे पर तो रौनक आ गई थी, लेकिन नसीमा के नौजवान और हसीन चेहरे की रौनक बिल्कुल ही बुझ गई थी। एक जवान और खूबरू आदमी का खून हजम कर लेना नसीमा जैसी लड़की के बस की बात नहीं थी। ज़मीर इतने भयानक जुर्म को हजम नहीं कर सकता। मलिक उमर हयात उससे 2-3 बार पूछ चुका था कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं। नसीमा ने हर बार उसे हंसकर टाल दिया था, लेकिन हंसी रूखी फीकी सी थी। उसी शाम का जिक्र है, सूरज गुरूब होने ही वाला था। मलिक उमर हयात अभी घर नहीं आया था। शौकी सहन में महल्ले के 2 बच्चों के साथ खेल रहा था। नसीमा कोई चीज़ लाने के लिए उस कमरे में गई, जो दिन को भी तारीक रहता था। वो दूसरे कमरों में घिरा हुआ था। उसके पिछवाड़े किसी और के मकान का पिछवाड़ा था। नसीमा ने इस कमरे में कदम रखा ही था कि उसे कमरे में किसी ऐसी हंसी की आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई सिस 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 की आवाज़ें निकाल रहा हो। यह आवाज़ बाहर की नहीं थी। नसीमा ने वहां से भाग आने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव दहलीज ने जकड़ लिए। नसीमा ने सर से पांव तक सर्द सी एक लहर महसूस की, जिसने उसे सुन कर दिया। ये पहला मौका नहीं था कि उसने ऐसी आवाज़ सुनी थी। 2 रोज पहले रात के वक्त नसीमा गहरी नींद सोई हुई थी। साथ वाले पलंग पर उमर हयात की जगह उसका बेटा शौकत सोया हुआ था। उमर हयात कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया हुआ था। वो डेवड़ी में सोने के लिए 2 आदमी छोड़ गया था। नसीमा हड़बड़ाकर जाग उठी। उसे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने उसके दाएं पांव का अंगूठा पकड़कर जोर से हिलाया था। वो उठ बैठी थी। उसके सामने पलंग की पायंती के साथ मुनीर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। नसीमा का पसीना निकल आया था। कमरे में 0 का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही मध्यम थी। इतनी मध्यम रोशनी में मुनीर का चेहरा और सरापा इतना साफ नजर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उस पर 100 नंबर के बल्ब की रोशनी पड़ रही हो। नसीमा, मुनीर के होंठ हिले और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुल गईं। तूने मुझे मार डाला है। नसीमा खौफ की ऐसी बेरहम गिरफ्त में आ गई थी कि जबान हिल न सकी। नसीमा, मुनीर के होंठ फिर हिले। मैंने असमत नहीं, मोहब्बत मांगी थी। तूने असमत मांगी थी। अचानक नसीमा की जबान चल पड़ी। मैंने तेरी जान ले ली है, तू मर गया है, नसीमा ने चिल्लाकर कहा था। तू उसकी बदरूह है जिसने मुझसे असमत मांगी थी। 100 नंबर का बल्ब जैसे बुझ गया हो। कमरे में अब 0 नंबर की मरी मरी रोशनी थी। मुनीर वहां नहीं था। नसीमा की खौफजदा नजरें कमरे में घूमने लगी थीं। वहां कुछ भी न था। नसीमा ने अपने आप को पलंग पर बैठा हुआ पाया और तभी उसे सरसराहट सी सुनाई दी। उसने बिदक कर देखा। शौकत ने करवट बदली और उसने लंबा सांस लिया था। क्या ये ख्वाब था? नहीं, उसने अपने आप को जवाब दिया था। मैं तो जाग रही थी, वो आया था। क्या ये मेरे जहन की तस्वीर थी? तसव्वुर इस तरह तो नहीं होते, उसने सोचा था। अगर मैं आगे बढ़ती तो उसे हाथ लगा सकती थी। वो आया था। तसव्वुर नजर आते हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। तसव्वुर ठोस नहीं होते। तसव्वुरों को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर नसीमा को ख्याल आ रहा था कि ये तसव्वुर नहीं था, इसे वो पकड़ सकती थी। उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि इस राज को वो अपने सीने में दफन नहीं कर सकेगी, लेकिन इतना जहरनाक राज रखती किसके आगे? उस रात तो तन्हाई उसे डसने लगी और खौफ उसका गला घोंट रहा था। उसे खुदा के सिवा कोई हमदर्द और मददगार नजर नहीं आता था। वो उठी और चादर फर्श पर बिछाकर निफिल पड़ने लगी।
उसे एहसास था कि वज़ू लाज़मी है, लेकिन खौफ से वो बाहर नहीं निकल रही थी। 8-10 नफल पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और सिवाय रोने के खुदा से कुछ भी न कह सकी। इससे 1-2 दिन पहले वो घर में अकेली थी। उमर हयात अपने काम पर और शौकत स्कूल चला गया था। नौकरानी काम करके और सौदा सरफ देकर चली गई थी। सावन के सफ़ेद और सिलेटी बादल जो आसमान पर एक दूसरे के आगे पीछे दौड़े जा रहे थे, कहीं जाकर इकट्ठे हो गए और घटा की सूरत इख्तियार करके वापस आ गए। वैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसी उस वक्त बरसी थी जब नसीमा ने मुनीर को आबशार वाली चट्टानों की गहराइयों में धक्का दे दिया था। बिजली रह रहकर चमकती थी। जरा सी देर में परनाले आबशारें बन गए। घटा और बेतहाशा बारिश से दिन नीम तारीख हो गया था। नसीमा बरामदे में चरपाई पर बैठी पकाने के लिए सब्जी तैयार कर रही थी। वैसे ही उसकी नज़रें बरामदे के एक अंदरूनी कोने में चली गईं। वहां से एक आबशार गिर रही थी, लेकिन नीचे कहीं गिरती नजर नहीं आती थी। नसीमा पर सख्ता सा तारी हो गया था। उसने सर को झटक कर देखा, लेकिन आबशार वहीं रही। दीवार चट्टान बन गई। बिजली चमकी। नीम तारीख बरामदा रोशन हो गया। इस चमक के बाद नसीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता छट गया था। नसीमा को आबशार की जगह मुनीर खड़ा नजर आया। वो धुंधली सी रोशनी में खड़ा था। नसीमा बड़ी सख्त कोशिश के बावजूद वहां से नजरें नहीं हटा सकी थी। एकदम यकसी लहर उसके सारे वजूद में फिर गई थी। नसीमा ने ऐसी बातें सुनी थी कि जो कत्ल हो जाते हैं उनकी रूहें भटकती रहती हैं। उसने ये भी सुना था कि नंदा कस्बे के करीब ही एक खुश्क नाला है। शाम के बाद लोग उधर से नहीं गुजरते। कोई भूला भटका उधर से गुजरे तो नाले में से एक औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। फिर सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक नौजवान और बड़ी खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो गुजरने वालों के आगे आकर मिन्नतें करती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो। कहते हैं 20-22 साल गुजरे, किसी गांव की एक लड़की को अगवा करके इस नाले में कत्ल किया गया था और ये उसकी बेचैन रूह है। नसीमा ने मुनीर को देखा तो उसे यही ख्याल आया था कि ये उसकी बेचैन रूह है। बरामदे की उस दीवार में जैसे मुनीर के कद जितना शगाफ हो गया था और मुनीर उसमें खड़ा था। नसीमा, बारिश के बेहंगम शोर और घटाओं की गर्ज में भी मुनीर की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं इतना बुरा नहीं था। तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी मैंने? नसीमा ने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था और मुनीर गायब हो गया और दीवार का शिगाफ मिल गया था। खौफ और दहशत ने नसीमा के जिस्म से जैसे जान ही निकाल दी थी। क्या मेरी बाकी उम्र इसी तरह गुजरेगी? उसे बड़ा डरावना ख्याल आया। नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। किसे बताऊं? किसे अपना राजदार और गमखार बनाऊं? उसे ये ख्याल भी आया कि इस मकान पर कोई आसिफी असर है। उमर हयात की पहली बीवी इसी मकान में मरी थी। नसीमा को किसी ने बताया था कि उस औरत के मर्ज को कोई डॉक्टर और कोई हकीम समझ ही नहीं सका था। 7-8 साल बाद नसीमा इस घर में आई तो उसके खामिद के बेटे को अजीब से दौरे पड़ने लगे। फिर इस घर में डाकू आए और सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि जिस आदमी ने इस घर को डाकुओं से बचाया था वो नसीमा के हाथों मारा गया और अब इस मरे हुए आदमी की रूह या बदरू ने इस घर में डेरा डाल दिया था। नसीमा ने इरादा किया था कि वो उमर हयात से कहेगी कि ये मकान फरोख्त करके शहर के बाहर अच्छा सा कोई मकान बनाते हैं, लेकिन बात ज़बान पर आई थी तो वो इसे निगल लेती थी। ज़मीर पर कत्ल जैसे होलनाक जुर्म का ऐसा असर था कि वो डर जाती थी कि मकान की बात की तो मुंह से ये भी निकल जाएगा कि मैंने मुनीर को मार डाला है और उसकी बदरू मुझे परेशान करती है। उसका हमराज और हमदर्द हसनैन काज़मी था, लेकिन वो अपना ये रोग और राज उसके आगे भी रखने से डरती थी। वो हर वक्त खोई खोई और डरी डरी रहने लगी थी। इस रोज़ सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले वो अपने घर के उसी कमरे में दाखिल हुई जो दिन के वक्त भी तारीख रहता था, तो उसे कमरे में किसी के हंसी की सिस सुनाई दी। नसीमा पीछे हटने लगी तो उसके पाँव जकड़े गए। मुझसे न डरो नसीमा, उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। अंदर आ जाओ। नसीमा को जैसे किसी ने कमरे में घसीट लिया हो। वो दहलीज से 4-5 कदम आगे जा रुकी। सामने वाली दीवार पर उसे मुनीर का चेहरा इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे दीवार के साथ तस्वीर लगी हुई हो। ये तस्वीर जिंदा थी, बोलती थी और इस तस्वीर ने नसीमा को हिप्नोटाइज कर लिया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नसीमा? तस्वीर ने कहा। डरो नहीं, डरो नहीं। नसीमा का जिस्म सर्द हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ज़बान ने साथ न दिया।
تصویر کا صرف چہرہ تھا، پھر ایسے ہوا جیسے پردہ ہٹ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ منیر سر سے پاؤں تک نظر آنے لگا۔ اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی کا ہالہ تھا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ نسیمہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ منیر بڑھتا آیا۔ نسیمہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ خدا کے لیے منیر، نسیمہ کی زبان چل پڑی، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے جان سے مار کر اپنے قتل کا انتقام لے لو یا پھر مجھے بخش دو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو مجھے اتنی اذیت نہ دو۔ نسیمہ کی آواز رند گئی۔ قتل کرنا آسان ہے نسیمہ، منیر نے نسیمہ سے کچھ دور رک کر کہا۔ قتل کو ہضم کر لینا بہت مشکل ہے۔ تم نے میری محبت کو بھی قتل کیا تھا اور اس کی لاش عمر حیات کے ہاتھوں بیچ ڈالی تھی۔ یاد کرو میری محبت کو۔ منیر کی آواز ایسے تھی جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ مجھے یاد ہے، نسیمہ نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یاد ہے منیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو منیر، میں اکیلی ہوں اور میں دل کا یہ راز کسی کو نہیں دے سکتی۔ اپنا یہ دکھ جو تم مجھے دے رہے ہو میں کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ تم روح ہو، مجھے بخش دو۔ آؤ۔ منیر بازو پھیلا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ میں تمہارے دکھ کو اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ دوسرے لمحے نسیمہ منیر کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کا لمس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نسیمہ نے اپنے بازو جو بے جان سے ہو کر اس کے پہلوؤں کے ساتھ لٹک رہے تھے اٹھائے اور منیر کے گرد لپیٹ دیے، مگر اس کے بازو اس کے اپنے سینے پر جا لگے۔ اس کا سر ذرا جھکا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، وہاں منیر نہیں تھا۔ اس نے بازو جو منیر کے گرد لپیٹے تھے وہ اس کے اپنے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے تاریک کمرے میں ہر طرف دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے لپک کر بٹن دبایا، کمرہ روشن ہو گیا۔ خوف ایک لہر کی طرح آیا، اس کا دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ کیا کروں؟ اسے خیال آنے لگا، کہاں جاؤں؟ رات جب عمر حیات گہری نیند سویا ہوا تھا، نسیمہ جاگ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک گیا تھا۔ اسے کوئی پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی خانقاہ آ گئی، خانقاہ بی بیاں والی۔ پہلے تو وہ اس خانقاہ سے ڈر گئی، لیکن اسے یاد آ گیا کہ وہاں جا کر اسے کتنا سکون ملا تھا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس خانقاہ نے اس کی 2 مرادیں پوری کر دی تھیں۔ ایک یہ کہ جس فوٹو سے وہ ڈرتی تھی دوسرے ہی دن وہ فوٹو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اسے اس نے اپنے ہاتھ سے جلا دیا تھا۔ دوسری مراد یہ تھی کہ منیر اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ منیر اس کے اپنے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن وہ دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے رات کو ارادہ کر لیا کہ اگلے روز اس خانقاہ پر جائے گی اور منیر کی بدروح سے نجات کے لیے فریاد کرے گی۔ دوسرے دن وہ اس وقت خانقاہ کی طرف چل پڑی جب نوکرانی کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ نسیمہ نے اسے کہا کہ گھر میں اور کوئی نہیں اور اسے خانقاہ پر جانا ہے۔ یہ آخری پھیرا رہ گیا ہے۔ اس نے نوکرانی سے کہا، آج میری ہانڈی پکا دو، میں جانا آنا ہی کروں گی۔ اس نے نوکرانی کو خوش کرنے کے لیے 2 روپے دیے۔ پکا دوں گی بی بی، نوکرانی نے کہا۔ خانقاہ پر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ نسیمہ چادر اوڑھ کر چلی گئی۔ وہ بہت تیز چلی جا رہی تھی۔ اسے ڈر صرف یہ تھا کہ بارش نہ آ جائے۔ آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ اسی آبشار کے قریب سے گزرنا ہے جہاں اس نے منیر کو دھکا دیا تھا۔ وہ اس اطمینان کے ساتھ جا رہی تھی کہ اس خانقاہ سے اسے سکون مل جائے گا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر اس ویران علاقے میں داخل ہو گئی جہاں گہرے گڑھے تھے۔ ان میں بعض گڑھے گہرے اور وسیع تھے اور بعض چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہاں ٹیکریاں بھی تھیں اور ننگی چٹانیں بھی، درخت بھی تھے اور گھاس بھی۔ ساون کی وجہ سے بعض گڑھوں میں پانی اکٹھا ہو گیا تھا اور بارش کی وجہ سے ہاتھی گھاس خاصی اونچی ہو گئی تھی، اتنی اونچی کہ نسیمہ کے سر سے کچھ اوپر تھی۔ وہ جھاڑیاں بھی ہری ہو گئی تھیں جو خشک رہتی تھیں۔ نسیمہ اس سبزہ زار میں جو دور سے اچھا اور قریب سے ڈراؤنا سا لگتا تھا بے خوف و خطر چلی جا رہی تھی۔ اس علاقے سے وہ 2 بار گزر چکی تھی۔ ایک بار شادی سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ خانقاہ بی بیاں والی پر گئی تھی اور پھر دوسری بار اکیلی گئی تھی جب واپسی پر اسے منیر مل گیا اور اس نے منیر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ یوں چلی جا رہی تھی جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ وہ ایک چوڑے اور خاصے بڑے کھڈ کے کنارے پر جا رہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کم و بیش 1.5 گز لمبا ایک سانپ جس کا رنگ پھیکا بادامی تھا اس کا رستہ کاٹ کر کھڈ میں اتر گیا۔ نسیمہ ڈر گئی۔
वो सांप को देखती रही जो खड्ड में जा रहा था। कुछ आगे 2 सांडे जो एक एक बारिश लंबे थे आपस में लड़ रहे थे। वो सांडे लगते थे लेकिन वो गो के बच्चे थे। नसीमा ने सांप को देखा कि रुक गया था और आहिस्ता आहिस्ता गो के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। आगे जाकर सांप एक झाड़ी के पीछे रुक गया। गो के बच्चे उससे बेखबर थे। वो खेलते खेलते झाड़ी के करीब आ गए। सांप ने इतनी तेजी से झपट्टा मारकर एक बच्चे को मुंह में पकड़ लिया। नसीमा ऊपर खड़ी देख रही थी। दरख्तों पर परिंदों ने उड़कर वावेला बपा कर दिया। सांप बच्चे को घुमाकर उसका मुंह अपने मुंह में ले जा चुका था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। दूसरा बच्चा भाग गया था। एक तरफ से कोई 1 गज लंबी गो बड़ी तेज दौड़ती आई। सांडे और छिपकली की नस्ल की इस गज भर लंबी गो ने सांप पर हमला कर दिया। सांप भाग उठा लेकिन उसके मुंह में गो का बच्चा था, इसलिए तेज नहीं भाग सकता था। गो उस तक पहुंच गई और उसकी दुम अपने मुंह में ले ली। सांप पीछे मुड़ा तो गो ने अपनी दुम घुमाकर सांप को मारी, फिर उसकी दुम छोड़कर उसको दरमियान से पकड़ लिया। सांप उसे काट नहीं सकता था क्योंकि मुंह में गो का बच्चा था। गो ने दरमियान से पकड़े हुए सांप को झंझोड़ना और पटकना शुरू कर दिया। गो का बच्चा सांप के मुंह से बाहर आने लगा। गो ने सांप को 2 हिस्सों में काट दिया, फिर उसने अपने बच्चे को दुम से मुंह में पकड़ा और सांप के मुंह से निकालकर उसे घसीट कर ले गई। सांप का मुंह वाला हिस्सा हिलता रहा, बल खाता रहा और साकिन हो गया। नसीमा को पता न चल सका कि गो का बच्चा जिंदा था या मर गया था। उसने ये लड़ाई पूरी देखी थी। सांप से वो बहुत डरा करती थी, लेकिन इसके 2 टुकड़े होते देखकर उसके जहन से डर निकल गया। उसे अचानक मुनीर का ख्याल आ गया, मगर अब इस ख्याल से वो जरा भी न डरी। उसने अपने आप में कोई हलचल सी महसूस की, बल्कि उसे इत्मीनान सा हुआ कि उसने एक सांप को बड़े ही जहरीले नाग को मार डाला है और अपनी असमत को उसके मुंह से निकाल कर ले आई है। वो और ज्यादा दिलेर होकर आगे चल पड़ी। 2-3 फरलांग आगे गई तो उसे हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा। वो बढ़ती चली गई और शोर भी बढ़ता गया। उसने बाएं तरफ देखा। उसे वो आबशार दिखाई दिया जो उसकी जिंदगी का आशय बन गया था। अब पानी ज्यादा नहीं था, कुछ कस्बे का पानी और कुछ सावन का पानी इधर उधर से आ रहा था। चूंकि ये बुलंदी से संगलाख जगह पर गिर रहा था और वो जगह तंग थी, इसलिए इसका शोर ज्यादा था। नसीमा ने आबशार देखी तो उसे मुनीर याद आ गया। उसके जहन से खौफ उभरने लगा, लेकिन खौफ को उसने दबा लिया और इस ख्याल से उस गहराई को देखने के लिए जिसमें मुनीर को उसने धक्के से गिराया था कि वहां गिरकर मुनीर के बच निकलने की कोई सूरत थी या नहीं। वो आगे चली गई और किनारे पर जा रुकी। वो जगह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये गहराई उसने उस रोज भी देखी थी जिस रोज उसने मुनीर को यहाँ से धक्का दिया था, लेकिन उस रोज मूसलाधार बारिश बरस रही थी, अच्छी तरह नजर नहीं आता था। उसके अलावा ऊपर से जो पानी आबशार की तरह गिर रहा था वो दरिया लगता था। नीचे इतना पानी था कि उस जगह की गहराई का अंदाजा ही नहीं होता था। इतना पानी, आज पानी बहुत कम था। उसकी गहरी जगह की तह नजर आ रही थी। नसीमा को यूं लगा जैसे वो 2-3 मंजिला मकान की मुंडेर पर खड़ी नीचे देख रही हो। ये चट्टान थी जो दीवार की तरह नीचे चली गई थी। इसके दामन से सामने वाली चट्टान ऊपर उठती थी। ये एक गली या तंग वादी सी बनी हुई थी। नीचे बड़े बड़े पत्थर और नोकीली चट्टानें उभरी हुई थी। इस जगह की गहराई 40 और 50 फीट के दरमियान थी। मुनीर जहाँ से लुढ़क कर नीचे गिरा था वो ढलान तकरीबन अमूदी थी और इस पर भी छोटी छोटी चट्टानें उभरी हुई थीं। नहीं बच सकता, नसीमा ने अपने आप से कहा। बच गया होता तो इतने दिन गुजर गए वो घर आ जाता। मर गया है। वो इस आवाज पर चौंक उठी। वो मर गया है। उसके मुंह से ये अल्फाज बावाद बुलंद निकल गए थे। उसने दाएं बाएं और पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। वो वीराना था। खानका बीबियां वाली पर औरतें 3-3 4-4 और इससे भी ज्यादा मिलकर जाया करती थीं। वो इलाका अकेली औरत के लिए बेहद खतरनाक था। नसीमा की ज़रूरत ही ऐसी थी कि वो अकेली चली गई थी। इससे यह भी जाहिर होता था कि उसमें ढकी छुपी दिलेरी है जिससे वो आगाह नहीं। नसीमा की नजरें आबशार पर जम गईं। मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था और बादलों के टुकड़े उसके आगे से गुजर रहे थे। बारिश के आसार नहीं थे। हवा का कोई कोई झोंका जरा तेज आता था तो साए साए जैसी आवाज पैदा करके गुजर जाता था। नसीमा की नजरें उस जगह जमी हुई थी जहां से आबशार गिर रही थी। बादल के एक टुकड़े का साया नसीमा के सामने रेंगता हुआ गुजर गया। उसके पीछे एक और साया रेंगता आ रहा था। नसीमा के इर्द गिर्द दुनिया तारीक होने लगी।
उसे घनघोर सुनाई देने लगी। देखते ही देखते इस कदर तेज में बरसने लगा जैसे कंकरियां बरस रही हों। आबशार जो अभी पर नाले की तरह गिर रही थी, दरिया की तरह गिरने लगी। ऐसा शोर कि नसीमा का दिल दहल रहा था। खौफ की एक लहर उसके वजूद में भर गई। नसीमा ने खानका की तरफ देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो खानका की सिमत जानती थी। खानका में ही उसे पनाह मिल सकती थी। अपना घर तो 2 मील दूर था। खानका की तरफ भाग जाने के इरादे से उसने कदम उठाए तो पहला कदम ही न उठा। उसने दूसरा पांव उठाने की कोशिश की तो वो भी ना उठा। खौफ से वो सुन्न होकर रह गई। उसने पीछे देखा। मूसलाधार बारिश की धुंध में उसे एक घोड़ी खड़ी नजर आई। घोड़ी की पीठ पर जीन थी लेकिन सवार नहीं था। खौफजदगी का यह आलम कि नसीमा की चीख निकल गई, लेकिन अपनी चीख उसे खुद भी ना सुनाई दी। चीख तो उसे ना सुनाई दी, किसी की सरगोशी नुमा हंसी उसे बड़ी साफ सुनाई दी। वो तेजी से उधर घूमी तो बारिश के सिवा वहां कुछ भी न था। एक के कहा इस तरह सुनाई दिया जैसे किसी ने 2 पत्थर बजाए हों। नसीमा ने इधर उधर देखा। उससे 10-12 कदम दूर मुनीर खड़ा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। नसीमा उसे देखती रही। मुनीर के बाजू जो उसके पहलू के साथ थे ऊपर उठे और नसीमा की तरफ फैल गए। नसीमा ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने उसके पांव न छोड़े। मुनीर इस तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा कि उसके पांव नहीं उठते थे और वो आगे आ रहा था। नहीं, नसीमा की जबान रवा हो गई। मुनीर, मुनीर, उसकी आवाज बुलंद हो गई। मुझे जाने दो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो मुझे अपना खून माफ कर दो। मुनीर उसके करीब आकर रुक गया। मुझे बताओ तुम्हारी लाश कहाँ है? नसीमा ने कहा। मैं तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी, ऊपर मकबरा बनाऊंगी और हर रात वहां दिया जलाया करूंगी। मुनीर की हंसी एक बार फिर सुनाई दी और वो एक कदम और आगे आ गया। बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई। आबशार का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था, लेकिन नसीमा को मुनीर की सरगोशी भी आसानी से सुनाई दे रही थी। तुमने मेरी मोहब्बत हजम कर ली है, मुनीर ने कहा। मेरा खून हजम नहीं कर सकोगी। तुम अब मेरी कैदी हो। अब मेरे इशारों पर नाचा करोगी। नसीमा ने मुनीर के चेहरे पर नजरें जमा रखी थीं। मुनीर का चेहरा उसी तरह जवान और पुरकशिश था जैसे हुआ करता था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हुआ करती थी। नसीमा उस चेहरे को देख रही थी। चेहरा जो अभी इतना हसीन था अभी बिगड़ने लगा। उसका रंग सांवला हो गया। मुस्कुराहट भेड़िए के दांतों में बदल गई। मुनीर के होठों के कोनों से 2 लंबे दांत बाहर को आ गए। आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरा भेड़िए के मुंह की तरह लंबूतरा हो गया। उसके कान भेड़िए जैसे हो गए। नसीमा ने मुनीर के हाथ देखे। उसके नाखून दरिंदों के पंजों की तरह हो गए। नसीमा ने मुनीर के मुंह से राल टपकती देखी और मुनीर दरिंदों जैसे पंजे आगे करके उसी तरह नसीमा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, जिस तरह दरिंदे अपने कमजोर से शिकार की तरफ बढ़ा करते हैं। नसीमा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। उसके मुंह से चीख निकली। वो पीछे हटी और दुनिया तारीक हो गई। 3 आदमी नसीमा से कुछ दूर खड़े थे। वो कहीं जा रहे थे। सूरज चमक रहा था। पहले की तरह सावन के बादलों के सफेद और सिलेटी टुकड़े आसमान पर तैर रहे थे। वहां मेघ की एक बूंद नहीं गिरी थी। चट्टानी नाले में ऊपर से इसी तरह थोड़ा सा पानी गिर रहा था जो अमूमन गिरता रहता था। नसीमा ने मूसलाधार बारिश देखी थी। वो इसके जमीर का वाहिमा था। वो कत्ल का रद्द अमल था। वो 3 आदमी जो उधर से गुजर रहे थे वो कोई आम मुसाफिर नहीं थे। इस इलाके में आम मुसाफिरों के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। पगडंडी दूर थी। वो 3 आदमी पगडंडियों से दूर हटकर चलने वाले लोग थे। उनके कदम रातों के अंधेरे में और दुश्वार गुजार जगहों पर हमवार रास्तों की बनिस्बत ज्यादा तेजी से उठते थे। वो कहीं जा रहे थे कि उनके एक साथी ने नसीमा को खड़े देख लिया। वो 30-40 कदम दूर खड़ी थी। उसे देखना, उसने अपने साथियों से कहा। वो कोई औरत है। देखो क्या कर रही है। उस वक्त नसीमा बाजू लहरा लहरा कर कह रही थी, नहीं मुनीर, मुझे जाने दो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है तो मुझे अपना खून माफ कर दो। कोई टोना कर रही है, एक ने कहा। अकेली नहीं हो सकती, दूसरे ने कहा। किसी को बुला रही है। पगली मालूम होती है, तीसरे ने कहा। चलो करीब चलकर देखते हैं। नहीं, इनमें से एक बोला। जरा पीछे हो जाओ, देखते हैं ये क्या करती है। वो देखते रहे। नसीमा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और उसने बड़ी जोर से चीख मारी। फिर वो त्योरा कर गिर ही रही थी और ऐसी बुरी तरह कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था जो उसके सर पर लगा और वो बेहोश हो गई। इन तीनों आदमियों ने जब ये देखा कि वो ना उठती है और ना हिलती है तो वो आगे चले गए और नसीमा तक जा पहुंचे।
तीनों ने उसके पास बैठकर देखा। वो सांस ले रही थी। भाइयों, इनमें से एक ने कहा, मैं तो इसे हाथ नहीं लगाता। इस उजाड़ बयाबा में इतनी हसीन और नौजवान लड़की इंसान नहीं हो सकती, ये कोई और चीज है। पर इसके हाथ पांव तो सीधे हैं, दूसरे ने कहा। हाँ यार, तीसरा बोला, अगर ये डायन या चुड़ैल है तो इसे बेहोश होने की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर देख लो, एक ने मशवरा दिया। सिर्फ इसे ही ना देखते रहो, दूसरे ने कहा। उठकर इधर उधर देखो, इसके साथ कोई आदमी होगा। यह है तो इंसान, एक ने कहा, लेकिन इसका दिमाग सही नहीं। डरते क्यों हो बुज़दिलो, एक और ने कहा। यहाँ एक खानका है जहाँ सिर्फ औरतें जाया करती हैं। मेरा ख्याल है कि ये उधर जा रही होगी या वापस आ रही होगी और यहाँ आकर डर से बेहोश हो गई है। जो कुछ भी है हीरा। इनमें से एक साथी बोला, उठा लो और चल पड़ो, होश में आई तो देखा जाएगा। इनमें से एक ने नसीमा को इस तरह उठाया कि नसीमा का पेट उस आदमी के कंधे पर था, सर और बाजू पीछे और टांगें उस आदमी के आगे को लटक रही थीं। उसके एक साथी ने नसीमा पर इस तरह चादर डाल दी कि उसका सारा जिस्म चादर के नीचे आ गया। ये तीनों एक जुराइम पेशा गिरोह के आदमी थे। अगर उन्हें इतनी हसीन चुड़ैल भी नजर आ जाती तो वो इसे भी उठाकर ले जाते। आगे का इलाका और ज्यादा दुश्वार गुजार था। नंगी चट्टानें भी थीं, गहरे गड्ढे और घाटियां भी थीं, और इससे 1.5-2 मील आगे दरिया था। इस इलाके में सिर्फ एक खानका थी जहां एक बुढ़िया मुजाविर बनी हुई मौजूद रहती थी। इसके अलावा इस इलाके में दूर दूर तक किसी आबादी का या किसी इंसान का नामो निशान तक न था। जहां ये इलाका खत्म होता था वहां से आगे गांव शुरू हो जाते थे। वो तीनों इस मुश्किल इलाके में चलते गए। कुछ आगे जाकर नसीमा को दूसरे आदमी ने अपने कंधे पर डाल लिया। नसीमा अभी तक बेहोश थी। वो अब उस इलाके में जा रहे थे जो नीचे ही नीचे उतरता जा रहा था। चट्टानें खत्म हो गई थीं और टीले और खड्ड शुरू हो गए थे। अब नसीमा को तीसरे आदमी ने उठा रखा था। अचानक नसीमा का जिस्म तड़पा, फिर वो होश में आ गई। मुझे छोड़ दो मुनीर, नसीमा तड़प तड़प कर कहने लगी। कहाँ ले जा रहे हो? तुम मर गए हो, मुझे जिंदा रहने दो। जिस आदमी ने उसे उठा रखा था उसने नसीमा को जमीन पर खड़ा कर दिया। नसीमा ने तीनों को बारी बारी देखा। इनमें उसे मुनीर नजर न आया। इनमें 2 सिख थे और एक मुसलमान। कौन हो तुम? नसीमा ने रुंधी हुई आवाज में पूछा। और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हौसला कर लड़की, एक ने कहा। पहले ये बता कि तू वहां क्या कर रही थी? उफ खुदाया, नसीमा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहा। मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? क्या तुम लोगों ने मेरे सर पर ज़र्ब लगाकर मुझे बेहोश किया था? नहीं बीबी, इनमें से एक ने कहा। तू खुद बेहोश होकर गिरी थी। कहाँ की रहने वाली है तू और कहाँ जा रही थी? मैं नंदा शहर की रहने वाली हूँ, नसीमा ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में कहा। और मैं खानका की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में खड़ी क्या कर रही थी? बारिश नहीं बरसी थी? नसीमा ने पूछा। फिर बेदार हो गई और बड़े गुस्से में बोली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? उन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नसीमा का दुपट्टा उसके सर पर नहीं बल्कि उसके कंधों पर था। एक आदमी ने झपट कर उसका दुपट्टा खींच लिया, दूसरे ने नसीमा को बाजुओं में दबोच लिया। बड़ी तेजी से उन्होंने दुपट्टा नसीमा के मुंह पर बांध दिया। दुपट्टे के दूसरे सिरे से उन्होंने उसके हाथ पीछे करके बांध दिए। दिन का वक्त था। इस वक्त तो एक लड़की को उठाकर अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इन्हें बड़ी दूर जाना था। वो जहाँ रुके हुए थे इस जगह पर ऊंचे ऊंचे टीले थे। छुपने के लिए वो जगह अच्छी थी। यह आम गुजरगाहों से बहुत दूर हटी हुई जगह थी। उन तीनों ने यह फैसला किया कि शाम तक वहीं छुपे रहेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो चलेंगे। नसीमा तड़प रही थी। देख लड़की, एक ने उसे कहा, क्यों तड़पती हो? अपने आप को तकलीफ ना दो, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अपने उस्ताद के पास ले जाएंगे। वो छोड़ना चाहेगा तो तुझे छोड़ देगा। आराम से पड़ी रहो, हम तुझे कोई और तकलीफ नहीं देंगे। शाम होने को आई। नसीमा भी घर नहीं पहुंची थी। शौकत स्कूल से आया तो नौकरानी ने उसे खाना खिला दिया था। वो बार बार पूछता था कि अम्मी कब आएगी। बाप के कहने पर वो नसीमा को अम्मी कहता था। नौकरानी ने उसे बता दिया था कि नसीमा खान का बीबियां वाली पर सलाम के लिए गई है। नौकरानी को मालूम था कि नसीमा का आना जाना कौन कौन से घर में है। वो इस ख्याल से उन घरों से पता कर आई थी कि नसीमा वापस आकर किसी के घर चली गई होगी। नौकरानी को किसी भी घर में नसीमा ना मिली। नौकरानी जानती थी कि नसीमा अपनी माँ के यहाँ नहीं गई होगी क्योंकि माँ बेटी का मिलना जुलना बंद हो चुका था। फिर भी नौकरानी नसीमा को उसकी माँ के घर भी देख आई थी और किसी और बहाने से वो वहाँ गई थी। उसने वहाँ पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि वो नसीमा को देखने आई है। शौकी बेटे, उसने आखिर तंग आकर
और परेशान होकर कहा, अपने अब्बा के पास जाओ और उन्हें कहो कि अम्मी 10 बजे के लगभग खानका बीबियां वाली पर जाने के लिए घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई। मलिक उमर हयात अपनी कमीशन एजेंसी के दफ्तर में बैठा था जो बाजार में था। शौकी कभी कभी वहां जाया करता था। उस रोज भी वो चला गया और अपने बाप को बताया कि अम्मी सुबह की गई हुई अभी तक वापस नहीं आई। उमर हयात दौड़ा आया। उसके दो नौकर भी उसके साथ आ गए। नौकरानी ने उसे बताया कि वो हर उस जगह पर देख आई है जहां नसीमा के जाने की उम्मीद हो सकती थी। उमर हयात को पहला ख्याल ये आया कि थाने इतला कर दे। उसने अपने उन 2 खास आदमियों को बुलाया जिन्होंने मस्तानी की पिटाई की थी। उमर हयात ने इन जैसे 5-7 आदमी अपने हाथ में रखे हुए थे। उसने इन दोनों आदमियों को बताया कि नसीमा खानकाह पर गई थी और वापस नहीं आई। उन्होंने उमर हयात से कहा कि पहले उधर चलकर देख लेते हैं जिधर वो गई थी। सूरज गुरूब हो चुका था। उन्होंने टार्चें साथ ले ली और चल पड़े। खड्डों और गढ़ों के इलाके में गए तो शाम गहरी हो चुकी थी। वो सब अलग अलग होकर टार्चों की रोशनी में खड्डों और ऊंची घास में देखने लगे। खानका की तरफ बढ़ते जा रहे थे। टार्चों की रोशनी में वो हर तरफ देखते हुए भी जा रहे थे। उमर हयात के आदमी जमीन पर कोई खुरा खोज ढूंढ रहे थे। खानका के अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था और खानका की मुजाविर बुढ़िया दहलीज पर बैठी थी। उससे नसीमा के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि दिन के पिछले पहर 5 औरतें आई थीं। 10-11 बजे के दरमियान। उमर हयात ने कहा, बड़ी खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसने अंगूरी रंग का सूट पहना हुआ था। दुपट्टा भी अंगूरी था। नहीं नहीं, बुढ़िया ने कहा, नहीं आई। उस वक्त कोई लड़की नहीं आई और न ही औरत आई। अगर वो नौजवान और खूबसूरत थी तो चली गई है या उसे कोई ले गए हैं। कहाँ चली गई है? उमर हयात ने पूछा। और उसे कौन ले गया है? अल्लाह के सिवा और इस लड़की के सिवा कौन बता सकता है? बुढ़िया ने कहा, जवानी अंधी होती है, अंधे रास्तों पर डाल देती है। तुम्हारी लड़की इधर अकेली आई ही क्यों थी? ये इलाका देखो। तुमने डाकुओं, रहजनों और जवान लड़कियों को उठा ले जाने वालों के कब्जे नहीं सुने? सब जानते हैं इस खानकाह पर सिर्फ औरतें आती हैं, कोई औरत अकेली नहीं आती। नहीं आई मलिक साहब, उमर हयात के एक आदमी ने कहा, यहाँ तक पहुंची ही नहीं। फिर क्या? उमर हयात के एक आदमी ने कहा, हम आराम से बैठ तो नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, रात गुजरने दें। दूसरे आदमी ने कहा, सुबह पहला काम ये करेंगे कि थाने रिपोर्ट लिखवा देंगे, बाकी काम हम करेंगे। अल्लाह करे हमारे पहुंचने तक वो घर आ गई हो, उमर हयात ने कहा। नसीमा एक और घर में पहुंच चुकी थी। उसका मुंह खोल दिया गया था। उसके हाथ भी खोल दिए गए। उस पर खशी तारी हो रही थी और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे ठंडा दूध पिलाया गया था। थकन ने उसका जिस्म तोड़ दिया था। वो ऐसे कमरे में थी जो पक्के मकान का कमरा मालूम होता था। 2 बड़े अच्छे पलंग बिछे थे। कमरा देहाती अंदाज से सजा हुआ था। इससे पता चलता था कि कोई गांव है। एक पलंग पर एक सिख बैठा हुआ था। उसने आदमियों ने जो नसीमा को लाए थे गहरी नींद से उसे जगाया था। उस पर अभी तक गनूत की तारी थी जिसमें रात की देसी शराब का भी असर था। उसने नसीमा को देखा तो देखता ही रह गया। नसीमा रो रही थी और इन सबको गालियां दे रही थी। अपना खून न जला काकी, पलंग पर बैठे हुए सिख ने ऊँगती हुई आवाज में नसीमा से कहा, ये पलंग खाली पड़ा है, इस पर लेट जा। मैं भेड़िया नहीं कि तुझे खा जाऊंगा। मुझे ये बता, इन आदमियों ने रास्ते में तुम्हारे साथ बदमाशी तो नहीं की थी? बदमाशी तो नहीं की, नसीमा ने कुसीली आवाज में कहा, लेकिन इसे तुम नेकी समझते हो कि मैं खानकाह की तरफ अकेली जा रही थी और रास्ते में मालूम नहीं क्या हुआ कि मैं गिर पड़ी। मेरा सर शायद पत्थर पर लगा जिससे मैं बेहोश हो गई और ये आदमी मुझे उठा कर ले आए। उन तीनों आदमियों ने पूरी रात नसीमा के साथ पैदल सफर किया था। इसे उन्होंने बारी बारी उठाया भी था कि लड़की थक न जाए, लेकिन उसके साथ उन्होंने जरा सी भी छेड़खानी नहीं की थी। वो जब इस गांव में पहुंचे थे उस वक्त सुबह की अजान हो रही थी। सुबह अभी तारीख थी। उन्होंने इस सिख को जगाया और लालटेन जलाकर नसीमा को पेश किया था। इस सिख ने गालियां देकर अपने इन आदमियों से पूछा था कि उन्होंने इसे क्यों जगाया है, लेकिन लालटेन की रोशनी में एक हसीन लड़की को देखकर वो उछल कर उठा था। इन आदमियों को उसने बाहर निकाल दिया था। नसीमा को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है और अपने कब्जे और अपने कस्बे नंदा से कितनी दूर आ गई है। उसे अपना अंजाम बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करती हूँ, नसीमा ने कहा। मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जितनी रकम पर मुझे किसी और के हाथ बेचोगे, इससे कुछ ज़्यादा ही रकम तुम्हें मेरे खामिन से मिल जाएगी।
तुझे किसने बताया कि मैं तुझे बेचूंगा? सिख ने पूछा। तुम्हारे इन आदमियों ने रास्ते में बताया था, नसीमा ने कहा। नहीं काकी, सिख ने मखमूर सी आवाज में कहा। तुझ जैसे हीरे को कौन बेचता है? तुझ जैसा मोती किसके हाथ आता है? मैं तुझे अपने पास रखूंगा, अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगा और तुझे रानी बनाकर रखूंगा। ये जो तुझे उठाकर ले आए हैं, ये और इन जैसे कई और तेरे हुक्म के गुलाम होंगे। तू फख्र से कहा करेगी कि मैं माहन सिंह की बीवी हूँ। माहिन सिंह डाकू? नसीमा ने तंजिया कहा। तो और क्या, सिख ने कहा। मैं मौलवी माहन सिंह नहीं, डाकू हूँ। इस इलाके की लड़कियां तुझे देखकर जलेंगी। अभी कुछ ना सोच। क्या नाम है तेरा? हाँ नसीमा। शहरों के लोग लड़कियों के इसी तरह के नाम रखा करते हैं। सो जा, आराम कर ले। तुझे कोई नहीं छेड़ेगा, मैं भी तुझे तंग नहीं करूंगा। और हाँ, ये सोच ले, तू यहाँ से भाग नहीं सकेगी। भागेगी तो इस गांव का कोई ना कोई आदमी तुझे पकड़कर यहाँ छोड़ जाएगा। दिन चढ़ेगा तो इस हवेली के अंदर खुली फिरती रहना। लेट जा, लेट जा। माहन सिंह लेट गया और फौरन ही उसके खर्राटे सुराही देने लगे। नसीमा के जिस्म से एक तो खौफ ने जान निकाल ली थी, दूसरी सारी रात के सफर की थकान थी। वो इस तरह लेट गई जैसे बेहोश हो गई हो। नसीमा की जब आंख खुली तो उस वक्त सूरज खासा ऊपर आ चुका था। वो हड़बड़ा कर उठी। माहन सिंह अपने पलंग पर नहीं था। वो उठकर बाहर निकली। ये एक खुला सहन था जिसके एक तरफ 2 कमरे थे, इनके बिलमुकाबिल एक दीवार थी। इस दीवार के साथ एक खुली थी जिसके साथ एक घोड़ी बंधी हुई थी। इस दीवार के साथ नीम के 2 दरख्त भी थे। वो दोनों फैलकर सहन की तरफ भी आए हुए थे और दीवार के ऊपर से बाहर भी गए हुए थे। इस घर में कोई औरत नजर नहीं आई थी। वो टहलते टहलते रसोई में चली गई। वहां एल्युमिनियम की छोटी बड़ी देगचियां, चंद एक प्लेटें और लंबे लंबे गिलास बिखरे हुए थे। साफ पता चलता था कि इस बावर्ची खाने में किसी औरत का अमल दखल नहीं। वो जब रसोई से निकली तो ड्योढ़ी में से एक सिख निकला। नसीमा उसे देखकर डर गई। मत डरो, सिख ने उसे कहा। तुम अब माहिन सिंह की चीज हो। मैं नहाने के लिए पानी रख देता हूँ, तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। मेरे लिए सिर्फ दूध और रोटी लाना। नसीमा ने इस ख्याल से कहा कि उन्होंने अगर गोश्त पकाया है तो वो हलाल नहीं होगा। नसीमा जब नहा कर निकली तो उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत पर जो बोझ आ पड़ा था वो कुछ कम हो गया है। उसका दिमाग सोचने के काबिल हो गया। थोड़ी देर बाद सिख उसके सामने चंगीर में रोटी रख गया जिस पर मक्खन का एक पेड़ा रखा हुआ था। चीनी के एक बड़े प्याले में कमोबेश निस्फ सेर गर्म दूध था। सिख बाहर निकल गया। ये ख्वाब तो नहीं, नसीमा ने अपने आप से कहा, और ये मेरा तसव्वुर भी नहीं। मुझे ये हकीकत कबूल करनी पड़ेगी। नहीं, उसकी जात से एक आवाज उठी। तुमने अपनी असमत बचाने के लिए एक आदमी को कत्ल कर दिया था। तुम बदकार तो नहीं? फिर क्या करूं? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। क्या मैं यहाँ से भाग सकती हूँ? किसी की मदद के बगैर यहाँ से कैसे निकलूंगी? खुदा को मत भूल नसीमा। उसे जैसे किसी और की आवाज सुनाई दी हो। कसम खा ले कि असमत के मोती को दागदार नहीं होने दूंगी। उसने अपने जानों पर बड़ी जोर से हाथ मारा। वो बिदक गई जैसे ये हाथ किसी और का था जो उसके जानों पर पड़ा था। हाथ की इस ज़रब से वो मुकम्मल तौर पर बेदार हो गई और उसके साथ ही उसकी वो कुव्वतें बेदार हो गईं जिनसे वो आगाह नहीं थी। और यही वो कुव्वतें थीं जो उस वक्त मरकूज हो गई थीं जब अपने घर में नसीमा ने मुनीर की शहरक अपने पंजे में जकड़ ली थी। और यही वो कुव्वतें थीं जो उस वक्त मरकूज हो गई थीं जब मूसलाधार बारिश में चटानी नाले के किनारे पर मुनीर ने उसकी असमत पर हाथ डाला था और नसीमा ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। नसीमा अपनी नफ्सियात को नहीं समझती थी। वो सिर्फ ये महसूस कर रही थी कि इन सिक्कों के सामने वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेगी। अपने आप को वो इस वक्त के लिए तैयार करने लगी जब माहिन सिंह अपने कमरे में उसे कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो। नसीमा ने दिमाग पर बहुत जोर दिया लेकिन उसे कोई तरीका निजात और फरार का ना सूझा। वो वक्त उस रोज का सूरज गुरूब होते ही आ गया। माहन सिंह आ चुका था। उसके साथ 3-4 आदमी थे जो बहुत देर उसके पास बैठे रहे। इस दौरान नसीमा दूसरे कमरे में रही। शाम को भी उसने दूध के साथ रोटी खाई। वह हैरान हो रही थी कि उसे डरना चाहिए था लेकिन एक यकीन सा था कि उसकी रात आज इस घर में नहीं गुजरेगी। उसने खुदा को सिर्फ एक बार पुकारा था। इस यकीन में यह ख्याल भी शामिल था कि वो फरार नहीं हो सकेगी, कत्ल हो जाएगी। उसने अपने आप को कत्ल होने के लिए जहनी तौर पर तैयार कर लिया। सब लोग चले गए। माहन सिंह आ गया और उसे अपने कमरे में ले गया। नसीमा ने देखा कि दोनों पलंगों के दरमियान एक तिपाई रखी हुई थी जिस पर शराब की बोतल, 2 गिलास और एक प्लेट रखी थी।
जिसमें भुना हुआ गोश्त था। बैठ जा काकी, महान सिंह ने कहा। नसीमा पलंग पर बैठ गई और महान सिंह शराब की बोतल उठाकर दूसरे पलंग पर बैठ गया। वो बोतल खोलकर गिलास में उंडेलने लगा तो बड़ी जोर की गर्ज सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे शराब ने गिलास में गिरकर ये गर्ज पैदा की हो। इसके साथ ही खुले हुए दरवाजे में से बड़े जोर की चमक आई। महान सिंह ने ऊपर देखा। कितना प्यारा मौसम है, महान सिंह ने कहा। बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाए। नसीमा चुपचाप उसे देखती रही। घटा फिर गरजी। रात एक बार फिर रोशन होकर तारीख हो गई। महान सिंह ने दोनों गिलासों में शराब उंडेल दी और एक गिलास नसीमा की तरफ सिरका दिया। मैं तो नहीं पीऊंगी, नसीमा ने कहा। महान सिंह अहमकों की तरह हंस पड़ा। मैं तुझे जबरदस्ती तो नहीं पिलाऊंगा, महान सिंह ने कहा। मेरी सिर्फ एक बात मान लो, अपने हाथ से मुझे पिला दो। नसीमा ने एक गिलास उठाया और उसके हाथ में दे दिया। महान सिंह यूं पी गया जैसे पानी पीते हैं। नसीमा ने दूसरे गिलास में जो शराब पी थी उसने वो उसके गिलास में उंडेल दी। महान सिंह वो भी पी गया। फिर वो 4-5 बोटियां गोश्त की खा गया। नसीमा ने गोश्त खाने से भी इनकार कर दिया था। अचानक बाहर मूसलाधार बारिश का शोर उठा। कमरा ठंडा होने लगा। तुम्हारी बीवी कोई नहीं, नसीमा ने पूछा। बीवियां तो इस घर में आती रही हैं, महान सिंह ने कहा लगाकर कहा। लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की। तुम्हारे साथ शादी करूंगा। क्या तुम मेरी बीवी बनकर खुश रहोगी? महान सिंह, नसीमा ने उसके गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा। तुम डाकू हो, जिसका मतलब यह है कि तुम बड़े जबरदस्त आदमी हो। मैं तुम्हें अपने मुतालिक कुछ बता देना चाहती हूँ। मुझे शक है कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैं कोई शरर शरार हूँ या किसी शरर शरार का मुझ पर असर है। पहले मेरे घर में पत्थर गिरते रहे और कपड़ों को अपने आप ही आग लगती रही। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मेरे घर में रात के वक्त 2 डाकू आ गए। घर में सिर्फ मैं थी और मेरा खामिद था। लेकिन इन डाकुओं के पीछे मेरे घर में एक ऐसा आदमी आ गया जो हमारा दुश्मन था। उसे देखकर एक डाकू भाग गया और दूसरा पकड़ा गया। फिर यही आदमी जिसने मेरे घर को डाकू से बचाया था मेरी इज्जत के पीछे पड़ गया। महान सिंह, तुम भी बड़े सख्त आदमी हो, लेकिन यह आदमी कुछ कम नहीं था। अमीर माँ बाप का खूबसूरत बेटा था। वो सचमुच का शहजादा लगता था। उसने एक वीरान जगह मुझे रोक लिया और जबरदस्ती मुझे ज़ेर करने की कोशिश करने लगा। मैं उसके बड़े मजबूत बाजुओं के शिकंजे में आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर के शरर शरार ने ऐसा झटका दिया कि वो एक गहरे नाले में जा गिरा, जहाँ नीचे बड़े बड़े नोकीले पत्थर थे और ऊपर से सैलाब गिर रहा था। वो जिंदा नहीं रहा। आज तक उसकी लाश नहीं मिली। वाह शेर की बच्ची, महान सिंह ने नारा लगाने के अंदाज से कहा। मुझे तुझ जैसी बीवी चाहिए। उसने खाली गिलास नसीमा की तरफ सिरका दिया। नसीमा ने उसमें पहले से ज्यादा शराब डाल दी। महान सिंह जो पहले ही झूमने लगा था वो गिलास भी चढ़ा गया। नहीं महान सिंह, नसीमा ने कहा। उसने अपनी कोई सिफ्त बयान नहीं की। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रही तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे कोई नुकसान पहुंचे। इस वहम को दिमाग से निकाल दे काकी, महान सिंह ने कहा लगाकर कहा। महान सिंह से तो जिन भूत भी डरते हैं। और मेरे पास आके बैठ जा। अब महान सिंह के कहे और उसके जबान से निकलने वाली बातें डगमगा रही थीं। कोई ताकत ऐसी थी जो नसीमा को बता रही थी कि शराब इस शख्स की कुव्वतें और इसका बहुत कुछ सल्ब कर चुकी है। ये थोड़ी सी और पी गया तो ये बेकार हो जाएगा। थोड़ी सी और, नसीमा ने कहा। मेरे हाथ से थोड़ी सी और पी लो। नसीमा ने गिलास में और शराब डाल दी। हाँ, महान सिंह ने झूमती हुई आवाज में कहा। अपने प्यार के 2 घूंट और पिला दे। उसने नसीमा के हाथ से गिलास लिया और होठों से लगा लिया। गिलास खाली करके उसने बड़ी जोर से गिलास तिपाई पर रखा। नसीमा बड़ी तेजी से उठी। उसका दायां हाथ किसी दरिंदे का पंजा बन गया। उस पर किसी शरर शरार का या पागलपन का वही दौरा पड़ गया जो हसनैन काज़मी ने उसके हाथ की लकीरों में देखा था। बादल बड़ी जोर से गरजे। बारिश इतनी तेज हो गई जैसे छत पर घोड़े दौड़ रहे हों। महान सिंह ने बाजू फैला रखे थे। नसीमा का हाथ महान सिंह की गर्दन पर शेर की तरह गया और उसकी शहरक नसीमा के पंजे में आ गई। महान सिंह को शराब ने पहले ही अधमोहा कर रखा था। वो पलंग पर पीठ के बल गिरा और तड़पने लगा। नसीमा का बायां हाथ मेज की तरफ गया। उसने शराब की बोतल उठा ली और पूरी ताकत से बोतल महान सिंह के माथे पर मारी। फिर एक और जर्ब उसी जगह इतनी ही जोर से लगाई। नसीमा के दाएं हाथ की उंगलियां महान सिंह की शहरक में जैसे उतर गई थीं। वो माथे की जरबों से और दम घुटने से बेहिस हो गया। नसीमा ने उसकी शहरक छोड़ दी, बोतल फेंक दी और सहन में चली गई। ये उसी रोज की तरह की बारिश थी जिस रोज उसने मुनीर को आबशार वाले नाले में धक्का दिया था। वो पहले डेवड़ी की तरफ जाने लगी,
लेकिन इस ख्याल से रुक गई कि वहाँ कोई न कोई सोया हुआ होगा। दिन के वक्त उसने इस घर को अंदर से देख लिया था। बिजली ने चमककर उसे एक बार फिर हर एक चीज दिखा दी। उसे खुली नजर आई। वो खुली तक पहुंची और उस पर चढ़ गई। उसके साथ ही नीम का दरख्त था जिसका एक टहन जरा नीचे को आया हुआ था। वो जरा सा उछली तो उसके हाथ उस टहन तक पहुंच गए। टहन को पकड़कर वो ऊपर को उठी। दीवार साथ ही थी। वो दीवार पर चढ़ गई। यही टहन दीवार के ऊपर से बाहर को चला गया था। उसने इसी टहन को पकड़ा और बाहर को लटक गई। टहन कुछ नीचा हो गया। नसीमा ने टहन को छोड़ दिया और जमीन पर जा पड़ी। बारिश उसे ये फायदा दे रही थी कि बाहर कोई भी नहीं था। वो एक तरफ को चल पड़ी। 3-4 मकानों के बाद गांव खत्म हो गया। वो उसी तरफ चलती गई। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। एक बार वो फिसलकर गिर भी पड़ी, लेकिन वो रुकी नहीं, उठी और चल पड़ी। उसने ये सोचने की जरूरत ही महसूस न की कि वो किधर जा रही है। हैरान वो इस बात पर हो रही थी कि उसके दिल में खौफ और हिरास का नामो निशान भी न था। वो चली गई। मलिक उमर हयात ने रात भर नसीमा का इंतजार किया था। जरा सी आहट पर उमर हयात दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता। उसने सारी रात इसी तरह जागते गुजार दी। सुबह होते ही उसके दोनों खास आदमी उसके घर आ गए। उमर हयात ने जब इन्हें बताया कि नसीमा नहीं आई तो उसके दोनों आदमी ने उसे कहा कि अब इंतजार नहीं करना चाहिए, थाने में रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है। वो उसी वक्त थाने चले गए। आइए मलिक साहब। थानेदार मलिक मुमताज ने बड़ी बेतकल्लुफी से मलिक उमर हयात का इस्तकबाल किया। कहिए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? अजीब मुसीबत आ पड़ी है मलिक साहब, उमर हयात ने परेशानी के आलम में कहा। मेरी बीवी कल से लापता है। लापता किस तरह हो गई? थानेदार ने पूछा। कल नौकरानी को ये कहकर घर से निकली थी कि खानका बीबियां वाली पर जा रही है, उमर हयात ने कहा। मैं घर में नहीं था। शाम 4 बजे के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने बताया कि अम्मी सुबह घर से निकली थी और अभी तक नहीं आई। आप कल शाम ही मेरे पास क्यों ना आ गए? मैं इन आदमियों को जो बाहर बैठे हैं साथ लेकर खानका तक गया था, उमर हयात ने कहा। वहाँ एक मुजाविर औरत है। उसने बताया कि खानका पर 10-11 बजे कोई औरत नहीं आई। इन 2 के अलावा मेरे साथ 2 और आदमी भी थे। हम सब ने टार्चों से सारा इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग ना मिला। मलिक साहब, थानेदार ने गहरा सांस लेकर कहा, आपको शायद मालूम ही नहीं कि आपके घर में क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। आप साहिब हैसियत हैं, लेकिन आपको अपनी हैसियत और अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं। मलिक साहब, उमर हयात ने हैरान होकर कहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बीवी लापता हो गई है और आप बात को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। आप मेरी हैसियत की क्या बात कर रहे हैं? मलिक उमर हयात साहब, थानेदार ने कहा, मुनीर की गुमशुदगी की तफ्तीश में मुझे ऐसी बेशुमार बातें मालूम हुई हैं जो आपके घर के इर्द गिर्द घूमती हैं। मेरी बातें गौर से सुने। आपकी बीवी को किसी ने अगवा नहीं किया, वो खुद गई है। खुद गई है? उमर हयात ने कहा। जी मलिक साहब, थानेदार ने कहा, मुनीर भी खुद गया है। उसकी घोड़ी का उसके बगैर घर आना एक धोखा था जो उसने हम सबको दिया है। आपकी बीवी को उसका ठिकाना मालूम था। कल वो भी उसके पास चली गई है। मलिक मुमताज साहब, उमर हयात ने कहा, मुझे टालने का और तफ्तीश से बचने का कोई और बहाना बनाएं। मेरी बीवी को बदनाम न करें। जरा गौर करें मलिक साहब, थानेदार ने कहा। 2 डाकू आपके घर में दाखिल हुए और मुनीर ने उन्हें अंदर आकर पकड़ा। मैं आपको बताता हूँ, मुनीर पहले ही आपके घर में मौजूद था। आपको मालूम नहीं था। वो मेरे घर में क्या कर रहा था? इसका जवाब आपकी बीवी दे सकती है, थानेदार ने कहा। मलिक साहब, आपकी बीवी मुनीर के पास उसके सब्जियों के बाग में जाती रही है। मुनीर उसे चाहता था। आपकी सास कुछ और चाहती थी। सारे चक्कर में मस्ताने जैसे जुर्म पेशा अफराद भी शामिल थे। मैं चूंकि मुनीर की गुमशुदगी के मुतालिक संजीदा न था, इसलिए मैंने आपकी इज्जत की खातिर आपको, आपकी बीवी को और आपकी सास को शामिल तफ्तीश ना किया। तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी बीवी की गुमशुदगी के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? उमर हयात ने कहा। क्या मुझे डीएसपी के पास जाना पड़ेगा? मैं कार्रवाई तो जरूर करूंगा, थानेदार ने कहा। डीएसपी की बजाय आप आईजी के पास चले जाएं। इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर के हालात क्या हैं और आप इनसे हमेशा बेखबर रहे हैं। आइए, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। थानेदार रिपोर्ट लिखने लगा, लेकिन उमर हयात के मुंह से बात नहीं निकलती थी। थानेदार ने मलिक हयात को खामोश देखा तो उसके होठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। बोले मलिक साहब, थानेदार ने उमर हयात से कहा, पहले अपनी बीवी का हुलिया लिखवाएं। जरा ठहरो मलिक मुख्तार, उमर हयात ने थानेदार से कहा। मैं इससे बेहतर रिपोर्ट लिखवाने आऊँगा। बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो बुज़दिल लिखवाया करते हैं। मैं कत्ल की रिपोर्ट लेकर आऊँगा। किसके कत्ल की रिपोर्ट?
अपनी बीवी और मुनीर के कत्ल की रिपोर्ट। मलिक मुख्तार उमर हयात के लहजे में अब अज़्म की पुख्तगी और गुस्सा था। उसके लहजे से यह भी पता चलता था कि उसकी नज़रों में इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार की कोई इज्जत नहीं। वो कह रहा था, लेकिन तुम्हें कत्ल की रिपोर्ट तुम्हारे एसपी की तरफ से मिलेगी और मैं एसपी से कहूँगा कि मेरे हाथों ये 2 कत्ल मेरे थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर मुख्तार ने कराए हैं, और मैं उसे ये भी कहूँगा कि इस थानेदार ने मुनीर की गुमशुदगी की तफ्तीश से बचने के लिए कयास आराइयाँ की, मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे इश्तियाल दिलाकर मुझसे 2 कत्ल कराए हैं। मलिक साहब, मलिक मुख्तार ने ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, आपको मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। उमर हयात ने कहा, जो तफ्तीश तुमने नहीं की वो मैं करूँगा। अगर मुझे मुनीर और अपनी बीवी इकट्ठे मिल गए तो तुम्हें दोनों की लाशें मिलेंगी। तुमने मुझे देहाती समझ लिया है जिसे तुम डरा कर भगाना चाहते हो।